सभी प्रतियोगी हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट केयर या हिंदी ग्रामर गुरु सीकर को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको हिंदी भाषा, व्याकरण, काव्य शास्त्र, साहित्य के इतिहास तथा युवाओं के संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण के बेहद ज्ञानोपयोगी वीडियो निःशुल्क देखने को मिलेंगे। ये हमारा विश्वास ही नहीं, आपसे वादा है कि ऐसे शानदार और बेमिसाल वीडियो आपको YouTube पर पैसे देकर भी कहीं नहीं मिलेंगे। एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर हम आपकी ज्ञानवर्द्धि में सहायक नहीं हुए तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट केयर में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल का नाम पहले हिंदी ग्रामर गुरु सीकर था, इसको स्टूडेंट केयर के नाम से इसको कर दिया गया है। अब खैर, आप दोनों नामों से YouTube के ऊपर सर्च करके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। खैर, आज हम विद्यार्थियों की अत्यधिक मांग के ऊपर संधि वाला टॉपिक ले रहे हैं। हमारा विचार कुछ समय बाद में इसको पढ़ाने का था, लेकिन स्टूडेंटों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे कि सर हमें संधि पढ़ाओ, और उसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही था कि आपकी पढ़ाई हुई संधि हम कभी भूल ही नहीं पाते हैं। तो चलो आज संधि वाला टॉपिक ले लेते हैं, और ये हमारा विश्वास नहीं, ये हमारा आपसे वादा है कि अगर आप हमसे संधि पढ़ लेंगे, हमारे संधि वाले वीडियो आप कंप्लीट देख लेंगे, तो आपकी जो ये आज तक भ्रांति बनी हुई थी कि हमें संधि याद नहीं होती है, हमारा वादा है संधि आप भूलेंगे ही नहीं। संधि बात करें इनके लिखने के तरीके की, तो संधि लिखने का जो है तरीका ऊपर अनुस्वार वाला ही है, शुद्ध माना गया है। आगे अपन बात करें इसकी डेफिनेशन की, इसकी परिभाषा की, तो देखो संधि की परिभाषा क्या है। बहुत सारी गाइडों में आपको ये देखने को मिल जाएगा कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रही, हमारे ये समझ में नहीं आ रही है कि दो से अधिक वर्ण आए फिर उनमें विकार आए, ये कैसे संभव है। हम जहाँ तक मानते हैं संधि में विकार केवल दो वर्णों के मिलने से ही आता है। तो हमारी दृष्टि में परिभाषा ये हो सकती है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, विकार का अर्थ है यहाँ परिवर्तन, विकार का अर्थ है यहाँ परिवर्तन, विकार को संधि कहते हैं। हमारा जो मूल उद्देश्य है उसको आप समझने का प्रयास करें। हम रटने पर जोर न देकर स्टूडेंट्स की, कॉम्पिटिटर की अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाने पर जोर देते हैं। समझ विकसित हो टॉपिक के ऊपर, बिंदु के ऊपर वह समझ विकसित कर सके, समझ सके बिंदु को। तो देखो, हमने परिभाषा में, डेफिनेशन में कहा है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को या परिवर्तन को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। इस बात को आप अच्छे से समझें, भ्रांति नहीं रहनी चाहिए, वरना YouTube के ऊपर आपको संधि के हजारों वीडियो देखने को मिल जाएंगे, हमसे पढ़ने का कोई ताल्लुकात नहीं रह जाएगा। फिर हमसे पढ़ने का मतलब यह है कि किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़े, पूर्णतया कंप्लीट हो, टॉपिक के ऊपर पूर्णतया अच्छी समझ देने वाला हो। तो देखो, सबसे पहली बात करें अपन वर्णों की, कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ध्यान रहे, संधि में वर्णों का मेल होता है, न कि शब्दों का मेल होता है। शब्दों का जहाँ मेल होता है वहाँ सामासिक पद बनते हैं और उसे समास कहते हैं, न कि संधि कहते हैं। अब बात रही वर्णों के मेल की, तो देखो वर्णों का मेल कैसे होता है। वर्णों का मेल होता है कि जो प्रथम शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण, और जो अंतिम शब्द होता है उसका प्रथम वर्ण। समझने का प्रयास करें, दो शब्द मिलते हैं, दो शब्द होते हैं, प्लस के पहले एक शब्द होता है और प्लस के बाद में एक शब्द होता है। अब देखो,
जो प्रथम टुकड़ा है, प्रथम खंड है, उसका अंतिम वर्ण और द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण, इन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन आता है, जो विकार आता है, वास्तव में वही संधि है। अगर दोनों के मिलने से विकार नहीं आ रहा है, परिवर्तन नहीं है, तो वहां संधि नहीं, संयोग है। एक उदाहरण से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे 9 प्लस उदित है, 9 प्लस उदित। अब देखो 9 में से देखो इस व में से ए निकल गया, व में से तो निकल गया ए, और आगे वाले खंड में उदित में से अपन ले लेते हैं उ, यहाँ उ ले लिया। अब देखो समझने वाली बात क्या है कि यहाँ ए प्लस उ बराबर ए प्लस उ, ए प्लस उ दोनों में विकार हुआ, और दोनों में विकार होने के बाद में ये क्या हो गया, ओ हो गया। गुण संधि के नियमानुसार ये ओ हो गया। अब समझो यहाँ न और यहाँ व हलंत वाला यहाँ पर बचा है, प्लस विकार अपने पास है ओ, और प्लस शेष अपने पास देखो दित है, क्योंकि उ तो अपन ने ले लिया था, यहाँ शेष क्या है, दित है। अब देखो क्या हो गया, न आधे व में मैं ओ जोड़ूंगा तो वो हो जाएगा नवो, और आगे है दित, तो 9 प्लस उदित बराबर क्या हो गया, नवोदित। इस प्रकार नवोदित शब्द में संधि है। अब देखो एक उदाहरण से मैं इसी से समझा रहा हूं, 9 प्लस प्रवेश, 9 प्लस प्रवेश। अब देखो यहाँ देखो आप प्लस के पहले, मतलब पहले खंड में तो एस वर्ण निकल गया, लेकिन दूसरे खंड में पता है पहले क्या आ रहा है, आधा पे आ रहा है। अब ऐसा कोई विकार नहीं निकल रहा है, इनमें कोई विकार नहीं निकल रहा है। अब जब इनमें कोई विकार नहीं निकल रहा है तो पता है क्या, ये जुड़ रहे हैं आपस में, तो 9 प्लस प्रवेश क्या हो रहा है, 9 प्रवेश हो रहा है, और 9 प्रवेश होने के कारण इसमें संधि नहीं है, संयोग है। मेरे विचार से आप अच्छे से समझ गए होंगे संधि और संयोग में अंतर। अब अपन बात करें आगे संधि के भेदों की, तो देखो संधि के भेद जनरली आप जानते हैं कि संधि के 3 भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। तो संधि के ये 3 भेद होते हैं। तो देखो अब देखो इनमें, इन तीनों भेदों में हम बहुत ही काम की चीज बताने वाले हैं, जो शायद ही आपको कोई बता पाया हो, हमारा ऐसा विश्वास है। तो देखो स्वर संधि में बिल्कुल सिंपल बात करते हैं। स्वर संधि में क्या होता है, देखो स्वर संधि में प्लस के पहले भी स्वर होता है और प्लस के बाद में भी स्वर होता है, और इन दोनों से विकार भी स्वर होता है। पहला खंड भी स्वर होता है, प्लस के बाद में भी स्वर होता है, और इन दोनों से उत्पन्न होने वाला जो विकार है वह भी स्वर होता है। इस कारण इसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कह सकते हैं। डेफिनेशन के रूप में अपन कह सकते हैं कि जब किसी स्वर का किसी स्वर से मेल होता है तो उन दोनों स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में देखो, व्यंजन संधि में बहुत अच्छी बात है यहाँ समझने के लिए आपके लिए। तो देखो व्यंजन संधि में क्या प्लस के पहले स्वर हो सकता है, गौर करो, इस बात को गौर करो। यही तो रीजन है कि हमारी पढ़ाई हुई संधि आप भूलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो देखो क्या व्यंजन संधि में प्लस के पहले स्वर हो सकता है, क्या व्यंजन हो सकता है, क्या प्लस के बाद में भी स्वर हो सकता है, क्या प्लस के बाद में भी व्यंजन हो सकता है। समझने वाली बातें हैं कि प्लस के पहले क्या व्यंजन संधि में स्वर हो सकता है। अपन व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं, क्या प्लस के पहले व्यंजन भी हो सकता है, क्या प्लस के बाद में स्वर हो सकता है, क्या प्लस के बाद में व्यंजन भी हो सकता है। तो देखो इनमें समझने वाली बात है, इनको हम यहाँ समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे। यद्यपि बहुत सारी गाइडों में, बहुत सारी किताबों में आपको डेफिनेशन देखने को मिल जाएगी कि जब किसी व्यंजन का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होता है तो उनके मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। डेफिनेशन यह है, लेकिन समझने वाली बात दूसरी है। देखो समझने वाली बात क्या है कि व्यंजन संधि में प्लस के पहले स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है।
प्लस के बाद में भी स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, लेकिन काम की बात क्या है, दोनों तरफ, प्लस के इस तरफ और प्लस के उस तरफ, दोनों तरफ स्वर नहीं होने चाहिए। अगर स्वर हो गए तो स्वर संधि हो जाएगी, दोनों तरफ स्वर हो गए तो स्वर संधि हो जाएगी, इसलिए दोनों में से कोई एक तरफ व्यंजन होना अनिवार्य है। हाँ, भले ही दोनों तरफ व्यंजन हो सकते हैं और इनसे उत्पन्न जो विकार होगा वह भी सामान्यतः क्या होगा, व्यंजन ही होगा। अब बात यह आती है कि प्लस के पहले स्वर भी हो सकता है, तो ऐसा कोई उदाहरण? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम बता दें आपको कि जैसे वी प्लस छेद, वी प्लस छेद बहुत सारे हैं, अनु प्लस छेद, तरु प्लस छाया, तरु प्लस छाया, खूब सारे हैं, एक नहीं खूब सारे हैं। वी प्लस सम, अभी प्लस से, खूब है। चलो मैं इनके माध्यम से आपको बता रहा हूं। तो देखो, प्लस के पहले छोटी की मात्रा है तो प्लस के पहले स्वर आ गया ना, और प्लस के बाद में व्यंजन है। बिल्कुल ये बात क्लियर हो गई, प्लस के पहले स्वर आ सकता है और प्लस के बाद में व्यंजन है ही। अब देखो, क्या प्लस के पहले व्यंजन भी आ सकता है? हाँ, खूब सारे उदाहरण हैं, आप खूब उदाहरण दे सकते हैं। जैसे अप प्लस ज, अब देखो दोनों तरफ व्यंजन है, यहां हलंत का प है और यहां पर क्या है, ज है, तो दोनों तरफ व्यंजन हो गए। अप प्लस ज, अब्ज होता ही आपको पता ही है। अब्ज क्या होता है? अब्ज, गौर करो क्या होता है अब्ज? अब्ज कमल का पर्यायवाची है। अप यानी होता है पानी, ज यानी जन्म लेने वाला, अब्ज यानी कमल, कमल का पर्यायवाची। खैर छोड़ो, अब देखो दोनों तरफ व्यंजन हो गए। क्या पहले व्यंजन और बाद में स्वर हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आप गौर करो ना, जगत प्लस ईश, ये देखो प्लस के पहले व्यंजन है और प्लस के बाद में क्या है, स्वर है। मेरे विचार से अच्छे से समझ में आ गई होगी बात कि प्लस के पहले स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई भी हो सकता है, प्लस के बाद में भी स्वर और व्यंजन दोनों में से कोई भी हो सकता है। शर्त यही है कि दोनों में से दोनों तरफ क्या नहीं होना चाहिए, स्वर नहीं होना चाहिए। एक तरफ निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, व्यंजन होना ही चाहिए। हाँ, दोनों तरफ व्यंजन हो सकते हैं। चलो स्वर विषयक संधि के बारे में देखें। यह मेरे विचार से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ आज समझी होगी। इसी प्रकार विषयक संधि में समझने वाली बात है जो बहुत ही काम की है। देखो, विषयक संधि में स्वाभाविक सी बात है कि प्लस के पहले क्या रहता है, विसर्ग रहता है, यह सबको पता है। और प्लस के बाद में क्या आ सकता है, स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। और इसका जो विकार होगा वह सामान्यतः क्या होगा, कोई स्वर हो सकता है या फिर कोई व्यंजन हो सकता है। अपवाद स्वरूप कभी कभी विसर्ग भी विकार के रूप में बना रहता है। जैसे अपन बात करें प्रातः प्लस काल, तो प्रातः काल जब बनता है तो यूं देख सकते हैं कि प्रातः प्लस काल होता है। जब प्रातः काल लिखते हैं तो अपवाद स्वरूप विसर्ग यहाँ बना ही रहता है विकार के रूप में। तो ऐसे अपन कह सकते हैं कि विकार के रूप में विसर्ग भी रह सकता है, लेकिन अमूमन स्वर और व्यंजन ही विकार के रूप में यहाँ पर आते हैं। अब देखो समझने वाली बात क्या है, प्लस के पहले विसर्ग होता है, प्लस के बाद में स्वर और व्यंजन होते हैं। अब मुझे यह बताना है, हमें आपको यह बताना आवश्यक है कि विसर्ग के पहले क्या होता है, विसर्ग के पहले क्या रहता है। क्या स्वर रह सकता है, क्या व्यंजन भी रह सकता है? गौर करो, आप गौर कीजिए। आप क्या विसर्ग के पहले स्वर या व्यंजन दोनों रह सकते हैं क्या? कभी भी संभव नहीं है। स्वर विसर्ग के पहले हमेशा क्या रहता है, स्वर ही रहता है, व्यंजन कभी भी नहीं आ सकता। आप गौर करो, विसर्ग अयोगवाद ध्वनि है जिसके पहले स्वर आना अति आवश्यक है। अगर विसर्ग के पहले स्वर नहीं है तो इसका प्रोनाउंसिएशन ही संभव नहीं है। आप इससे संबंधित हमारा वर्ण विचार वाला
वीडियो देख सकते हैं, वहां हमने बहुत बेहतरीन ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया है विसर्ग और अनुस्वार के बारे में। तो विसर्ग के पहले निश्चित रूप से हमेशा क्या रहता है, स्वर ही रहता है। यह ध्यान रखने योग्य बात है। मेरे विचार से आप समझ गए होंगे इस पूरी परिपाटी को। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की सामान्य जो अपन डेफिनेशन की बात कर रहे थे, इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे, वो मेरे विचार से आप समझ गए होंगे। तो देखो, अब अपन अकेली स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर संधि क्या है। तो देखो, स्वर संधि, स्वर संधि की डेफिनेशन के बारे में अपन बात करें तो अपने को पता है कि जब किसी स्वर का किसी स्वर से मेल होता है तो उस मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। कॉमन बात है, स्वर संधि के सामान्यतः 5 भेद किए गए हैं। अब इनमें खास बात यह है, हमारे पढ़ने के, हमारे पढ़ाने के तरीके के अनुसार, और हमारा ये विश्वास है कि आपको अंडरस्टैंड पावर विकसित करने के लिए, इस संधि वाले बिंदु पर समझ पैदा करने के लिए इसी क्रम में अपने को संधि पढ़नी चाहिए। स्वर संधि को इसी क्रम में पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए, इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा लॉजिक बता रहा हूं। और स्वर संधि के 5 ही भेद क्यों होते हैं, इसका भी एक लॉजिक बता रहा हूं कि 5 ही क्यों होते हैं। तो देखो, बात करें अपन दीर्घ स्वर संधि की, तो देखो, पहली है दीर्घ गुण, फिर तीसरी है वृद्धि, चौथी है यण और पांचवी है अयादि। इस प्रकार 5 भेद हैं। तो देखो, पहली है दीर्घ संधि। तो देखो, दीर्घ संधि में देखो, प्लस के जो पहले है ए या आ, सामान्यतया ए और आ रहता है, यद्यपि ई भी रहता है और ऊ भी रहता है। सीधी सी बात है, क्योंकि सहजातीय जो स्वर हैं वो प्लस के पहले रहते हैं, और उन्हीं का जो सहजातीय स्वर है वह प्लस के बाद में रहता है। ये तो अपन जब विस्तृत रूप से पढ़ेंगे उस समय चर्चा कर लेंगे। सामान्यतः एक स्ट्रक्चर में समझा रहा हूं, आपके दिमाग में एक ऐसी समझ विकसित हो जाए कि आप बिल्कुल भूले नहीं, और भूले नहीं, आप देखते ही यह बता दें कि इस शब्द में यह संधि है। ऐसा एक पावरफुल ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखो, दीर्घ संधि में सामान्यतः प्लस के पहले ए आ और प्लस के बाद में भी ए आ ही रहते हैं। विकार क्या होता है इसके बारे में एक बार आप छोड़ दो, जब विस्तृत रूप से पढ़ेंगे उस समय मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, गुण संधि में अब क्या होता है, आगे अपन संधि वाले टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, तो प्लस के पहले और प्लस के बाद में स्वरों का क्रम रखा जाता है। तो प्लस के पहले क्या किया, प्लस के पहले तो ए आ ही रख दिया गया, प्लस के पहले तो ए आ ही रख दिया गया, और प्लस के बाद में स्वरों को आगे बढ़ाया गया। ये एक खास बात है हमारे संधि पढ़ाने के नियम में। मान लो कि अगर प्रतियोगी, कॉम्पिटिटर, स्टूडेंट बीच बीच में आगे बढ़ा कर वीडियो देखता है तो उसे समझ ही विकसित नहीं होती है, उसे पूरे टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है, फिर वह समझता है कि क्या मालूम क्या बता रहे हैं। तो लिंक लाइन्स होना जरूरी है, इसलिए शुरू से लेकर एंड तक देखें। पक्का है, हमारा वादा है आपसे कि संधि आप किसी से पढ़ना स्वीकार ही नहीं करेंगे, कभी भूलेंगे नहीं आप। तो देखो, गुण संधि में प्लस के पहले ए आ होता है, लेकिन प्लस के बाद में स्वरों को बढ़ाने का क्रम रख दिया गया है। और क्या रख दिया गया है, ई ऊ ऊ और री, यहां तक स्वरों के बढ़ाने का क्रम रख दिया है। अर्थात गुण संधि में प्लस के पहले ए आ रहेगा और प्लस के बाद में ई ऊ और री रहेगा। विकार क्या रहेगा, ये विस्तृत रूप से पढ़ेंगे जब चर्चा करेंगे। वृद्धि स्वर संधि, देखो, वृद्धि स्वर संधि आप देखो गौर से कि प्लस के पहले तो ए आ ही रहेगा। क्यों रहेगा ए आ, क्योंकि स्वरों के बढ़ने का क्रम आगे की तरफ है, स्वर आगे बढ़ाए जा रहे हैं। पहले ए आ था, उसके बाद में ई ऊ और री तक ले लिया। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, ए आई ओ और औ, यहाँ तक अपन वृद्धि स्वर संधि में यहाँ तक स्वर ले लेंगे। विकार क्या होता है एक बार पेंडिंग रखो। अब देखो, यण स्वर संधि में आप देखो, अब आप गौर करो कि ए आ ई ऊ री ए आई ओ औ स्वर यहाँ पूरे हो गए, स्वर यहाँ पूरे हो गए, आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब देखो, पीछे बढ़ाना है, पहले बढ़ाना है। अब पहले कैसे बढ़ेगा कि ए आ तो ले लिया, ए आ ले लिया तो आगे बढ़ाओ, यहाँ पर ई ऊ और री यहाँ ले लो, और प्लस के बाद में क्या लेना है, देखो क्या लेना है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल लॉजिकली है ये बात कि हिंदी में
गुण संधि के उलट देने से यण संधि बनी है और वृद्धि संधि के उलट देने से अयादि संधि बनी है। यह समझने वाली बात है, रटने वाली बात नहीं, समझने वाली। कैसे? देखो कि गुण संधि में जो प्लस के बाद में था ई ई उ उ और री, वह यण संधि में प्लस के पहले आ गया, और जो प्लस के पहले था ए आ, उसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया असमान स्वर। असमान स्वर स्पेशल नाम दे दिया गया और वह रख दिया गया प्लस के बाद में। अब बिल्कुल सिंपल बात हो गई कि यण स्वर संधि में ई ई उ उ री तो रहेंगे प्लस के पहले, और प्लस के बाद में कुछ भी आ सकता है, ए आई नहीं। इसके बाद में ई ई उ उ और री को छोड़कर कोई सा भी स्वर आ सकता है, क्योंकि नाम क्या दिया है? असमान स्वर दे दिया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ अयादि, हमने कहा है कि तीसरी की पांचवी संधि बन जाती है, इसका मतलब सीधी सीधी बात है। और यहाँ भी देख सकते हैं कि ई ई उ उ और री, यहाँ तक स्वर आ गए हैं तो आगे स्वर बढ़ेंगे ए आई ओ और औ, यहाँ तक स्वर बढ़ेंगे। यह बात थी तो वृद्धि स्वर संधि में कि जो प्लस के बाद में थे वो क्या कहाँ पर आ जाएंगे? प्लस के पहले आ जाएंगे, और जो प्लस के पहले थे ए आ, उनको फिर एक स्पेशल नाम दे दिया गया था, ए आ को स्पेशल नाम दिया गया था क्या? असमान स्वर, और वह प्लस के बाद में जुड़ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ए आई ओ औ तो अयादि स्वर संधि में प्लस के पहले रहेंगे, प्लस के बाद में इनको छोड़कर ए आई ओ औ को छोड़कर कोई भी स्वर आ सकता है। अब देखो कि 6 भेद क्यों नहीं होते स्वर संधि के? इसलिए नहीं होते क्योंकि प्लस के पहले और प्लस के बाद में दोनों तरफ, पहले और बाद में दोनों तरफ स्वर पूरे हो चुके हैं, स्वर बाकी ही नहीं है। और जब स्वर बाकी ही नहीं है तो छठा भेद होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। और आप देख रहे हैं कि इस छोटे से स्ट्रक्चर को देखते ही, किसी भी संधि के टुकड़े को देखते ही आप बता देंगे कि वह टुकड़ा कौन सी संधि का है, स्वर संधि के कौन से भेद का है। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, अपने दिमाग में बिठाना है कि प्रारंभिक 3 संधियों में ए आ शुरू में रहता है। एक बार दीर्घ संधि को आप विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, उसमें देख लेंगे कि ए आ के बाद में ई ई उ उ और ई ई उ उ भी रहता है। खैर, इसकी बात एक बार छोड़ने की, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल है। मैं बता रहा हूं आपको कि ई ई उ उ रहेंगे तो बाद में भी स्वाभाविक सी बात है ई ई उ उ रहेंगे, जो जस्ट अभी अपन पढ़ेंगे। गुण और वृद्धि में प्लस के पहले ए आ रहता है, और यण में ई ई उ उ और री रहता है, और अयादि में ए ए ओ औ रहता है। स्वरों के बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ने का कार्य यहाँ पर हो रहा है, तो हमारा विश्वास है आप देखते ही जान जाएंगे। तो देखो, अब अपन आगे बढ़ते हैं एक एक संधि का विस्तृत रूप से नॉलेज लेने के लिए, विस्तृत रूप से समझ विकसित करने के लिए। तो देखो, सबसे पहले अपन लेते हैं दीर्घ स्वर संधि क्या है विस्तृत रूप से। तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं दीर्घ स्वर संधि कि दीर्घ स्वर संधि क्या है। देखो, नाम से स्पष्ट है, दीर्घ यानी बड़ा, नाम से स्पष्ट है कि बड़ा। अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है, बहुत इजी तरीका है समझाने का। आप बिल्कुल अपना कंसंट्रेट बनाए रखें, बिल्कुल कंसंट्रेट रखें। तो देखो क्या है, हमने कहा है कि जब एक ही स्वर के दो रूप, एक ही स्वर के दो रूप, अब सीधी सी बात है, स्वर के दो रूप कौन से होते हैं? एक तो होता है ह्रस्व और एक होता है दीर्घ। स्वर के दो ही रूप होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। अब देखो, ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व लिखने का थोड़ा सा ध्यान रखना आप, है में कहीं री नहीं है, र लगा हुआ है, फिर आधा स और फिर वह है। लिखने का थोड़ा ध्यान रखें, ह्रस्व ऐसे लिखा जाता है। तो देखो, जब एक स्वर के दो रूप ह्रस्व और दीर्घ, दो रूप होते हैं ह्रस्व और दीर्घ, एक दूसरे के बाद आए, एक दूसरे के बाद आए, ध्यान रखने वाली बात है, तो उन दोनों का दीर्घ वाला रूप हो जाता है। दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं तो उन दोनों से मिलकर कौन सा रूप हो जाता है? दीर्घ वाला रूप हो जाता है। हमने इसी बात को हमारे चार्ट के माध्यम से कहने का प्रयास किया है। भले ही आप डेफिनेशन याद कर लें और भले ही हमारा चार्ट याद कर लें, एक ही बात है, दोनों में हमने एक ही बात कहने का प्रयास किया है। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लो यहाँ कि ह्रस्व कौन से होते हैं और दीर्घ कौन से होते हैं। देखो, अपने यहाँ हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वर होते हैं 4, ए ई उ और री, और दीर्घ स्वर होते हैं 7,
आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 होते हैं। लेकिन दीर्घ स्वर संधि में केवल सजातीय स्वर ही काम में आते हैं। सजातीय स्वर ही काम में आते हैं। कैसे, समझो इस बात को, कैसे आते हैं। ह्रस्व स्वर ए है, इसका सजातीय दीर्घ है आ। ह्रस्व स्वर ई है, इसका सजातीय है बड़ी ई। ह्रस्व स्वर ऊ है, इसका सजातीय है बड़ा ऊ। ध्यान रखने वाली बात है कि हिंदी में री का कोई बड़ा रूप नहीं होता है। री केवल ह्रस्व है, इसका दीर्घ रूप हिंदी में नहीं माना गया है। और ए, ऐ, ओ, औ हैं, इनका यह केवल दीर्घ है, इनका कोई ह्रस्व रूप नहीं होता है। लेकिन दीर्घ संधि में ह्रस्व और दीर्घ दोनों काम में आते हैं। ह्रस्व और दीर्घ दोनों काम में आएंगे। तो सीधी सी बात है कि दीर्घ स्वर संधि में केवल सजातीय स्वर ए, आ, ई, ऊ, ऊ, ये 6 ही काम में आते हैं। अब वापस चलो परिभाषा की तरफ। यद्यपि संस्कृत के कुछ जो विद्वान हैं हिंदी में भी री को लाकर बिठाने का प्रयास किया है, लेकिन हिंदी के विद्यार्थी होने के नाते आप बिल्कुल क्लियर रहें इस बात में कि री का कोई दीर्घ रूप नहीं होता है। तो देखो वापस चार्ट की तरफ चल रहे हैं। जो हमने डेफिनेशन यहाँ लिखी है वही डेफिनेशन यहाँ बताई जा रही है। तो गौर करो, हमने कहा है कि जब एक ही स्वर के 2 रूप ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ, यहाँ देखो ह्रस्व और दीर्घ एक दूसरे के बाद आए। एक दूसरे के बाद आने का मतलब यह है कि ए के बाद भले ही ए आए या ए के बाद में आ आए, आ के बाद में भले ही ए आए या आ के बाद में भले ही आए। ह्रस्व और दीर्घ भले ही कैसे भी जाए, चाहे पहले ह्रस्व हो चाहे बाद में दीर्घ हो, चाहे पहले दीर्घ हो चाहे बाद में ह्रस्व हो, चाहे बाद में दीर्घ हो, मतलब ह्रस्व और दीर्घ दोनों में से कोई प्लस के पहले हो और ह्रस्व और दीर्घ दोनों में से कोई प्लस के बाद में हो। कैसे भी हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो विकार क्या होगा, दीर्घ वाला होगा। यही बात ई और ऊ में दी हुई है। ई के बाद में छोटी आए चाहे बड़ी आए, चाहे बड़ी के बाद में छोटी आए चाहे बड़ी आए, होना क्या है बड़ी ई, अर्थात दीर्घ होना है। यही स्थिति ऊ के साथ है। ऊ के बाद में भले ऊ आए या ऊ के बाद में बड़ा ऊ आए, बड़े ऊ के बाद में छोटा ऊ आए चाहे बड़े ऊ के बाद में बड़ा ऊ आए, होना क्या है, ऊ दीर्घ वाला होना है। क्योंकि संधि कौन सी पढ़ रहे हैं, दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं। चलो इस बात को अपन उदाहरण से देखने का प्रयास करते हैं कि अपन कैसे कर पाएंगे, कि कैसे ये डायग्राम बिल्कुल सही साबित हो रहा है। जनरली एक छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से, यद्यपि चाहे कितना भी कठिन उदाहरण हो, आप इस डायग्राम के माध्यम से इजी वे में उसे निकाल सकते हैं। देखो 2-3 उदाहरणों के माध्यम से अपन समझ लेते हैं इस बात को। एक छोटा उदाहरण ले लेते हैं अपन, क्वथन प्लस अंक, क्वथन प्लस अंक। देखो प्लस के पहले इसमें क्या है, ए स्वर है भाई, न में से ए निकल गया, न में से ए निकल गया, और बाद में क्या है, ए है। ए के ऊपर अनुस्वार भी है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अनुस्वार साथ के साथ ही रहेगा। ए के ऊपर है तो ए के ऊपर यहाँ रख लेते हैं। देखो अब कह रहा है कि ए के बाद में ए आ रहा है, इसका मतलब दीर्घ संधि के अनुसार ए के बाद में जब कभी भी ए आता है तो होता क्या है, आ। यहाँ आ हो गया, अनुस्वार को यथास्थान वापस रख देते हैं। देखो यहाँ आधा क है, वह है, थे और न हलंत का है। यहाँ पर प्लस विकार क्या है अपने पास, आ विकार है अनुस्वार सहित, प्लस शेष क्या बचा है, केवल क शेष बचा है। क्योंकि ए तो अपन ने यहाँ ले लिया, अंग तो यहाँ ले लिया, केवल क बचा है तो ये लोग कहे। अब जोड़ दो तीनों को। देखो आधा क, वे, थे, आधे नेमे में आ जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, ना अनुस्वार सहित हो जाएगा, और ये क क्वथन प्लस अंक बराबर क्या हो जाएगा, क्वथनांक हो जाएगा, क्वथनांक हो जाएगा। यह हमने यह तरीका इसलिए बताया है क्योंकि जब अपन यण और अयादि संधि में चलेंगे तो वहां गलती होने की गुंजाइश नाम से भी नहीं रहेगी। इसलिए शुरू से इस तरीके के माध्यम से चल रहे हैं ताकि टॉपिक के ऊपर अच्छे से समझ विकसित हो सके। चलो एक दूसरा उदाहरण और ले लेते हैं अपन। मही प्लस ईश, मही प्लस ईश, तो क्या मही प्लस ईश का क्या होगा, ध्यान रहे महेश नहीं होगा, महीश ही होगा। देख लेते हैं, प्लस के पहले क्या है बड़ी ई और प्लस के बाद में भी क्या है बड़ी ई।
अपना नियम कहता है कि ई के बाद में ई आए तो होगा क्या, बड़ी ई, अर्थात दीर्घ ही रहेगा, दीर्घ बन जाएगा, क्योंकि संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है। अब देखो निकाल लो, मैं और है हलंत का बच गया, क्योंकि ई तो अपन ने यहाँ ले ली, ई तो अपन ने यहाँ ले ली, प्लस देखो बड़ी ई, सॉरी विकार क्या है, ई, विकार क्या है यहाँ पर ई, और प्लस शेष क्या बचा है, केवल शेष बचा है, क्योंकि ई तो अपन ने यहाँ ले ली, क्या बचा, केवल से केवल बचा है। जोड़ दो तीनों को, मैं आधे है के बाद में बड़ी की मात्रा है तो क्या हो जाएगी, ही, और आगे क्या है, से, मही प्लस ईस बराबर क्या हो जाएगा, महिष। किसको कहते हैं, महिष, महिष, मही यानी पृथ्वी, ईश यानी ईश्वर, पृथ्वी के ईश्वर कौन है, राजा, महिष पर्यायवाची है राजा का। चलो एक उदाहरण से अपन और इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अपन ले लेते हैं, यही ले लेते हैं, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, यही ले लो। देखो तो प्लस के पहले देखो क्या उ, और प्लस के बाद में भी क्या उ। अपना नियम कहता है कि उ के बाद में उ आता है तो क्या होता है, बड़ा उ, दीर्घ संधि है, तो यहाँ हो गया बड़ा उ। शेष निकाल दो, यहाँ भा और यहाँ न, प्लस विकार क्या है, बड़ा उ, और प्लस शेष क्या है, दय, क्योंकि उ तो अपन ने ले लिया, केवल दय बचा है। नए हलंत इसलिए लेना पड़ा क्योंकि नू में से उ निकाल चुके हैं अपन, तो यहाँ जोड़ दो तीनों को, भा आधे न में बड़े उ की मात्रा जोड़ूंगा, बड़ा उ और द, और यह भानु प्लस उदय बराबर है भानुदय। मेरे विचार से अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। एक सिंपल उदाहरण के बारे में मैं आपको बताऊं कि जैसे होता है कि लघु प्लस उत्तर, लघु प्लस उत्तर। अब देखो सीधी सी बात है कि उ के बाद में उ आ रहा है तो सीधी सी बात है दीर्घ होना है, बड़ा उ बनेगा, और बड़ा उ बनेगा तो क्या हो जाएगा, लघुत्तर। ऐसे होगा, जो बहुत सारी हिंदी की पुस्तकों में भी छोटे उ की मात्रा लगाकर लघुत्तर दिया हुआ है। यह प्रत्येक स्टूडेंट को समझने वाली बात है कि लघुत्तर में उ की मात्रा क्या आएगी, बड़ी आएगी। अब देखो समझने वाली बात क्या है, अब तक हमने जो आपको जो उदाहरण बताए हैं वह संधि विच्छेद दिया गया है और उसका क्या करवाया गया है, संधि करवाया गया है। क्वेश्चन एग्जाम में दूसरे तरीके से भी पुट आउट किया जा सकता है कि आपको संधि दी जाए और फिर उसका क्या करवाया जाए, संधि विच्छेद करवाया जाए। और मैं मॉडर्न पैटर्न की बात करूं, जो वर्तमान एग्जाम का पैटर्न चल रहा है उसकी मैं बात करूं तो पता है आपको कैसे क्वेश्चन पुट आउट किए जा रहे हैं। एक ही विकल्प में 4-4, 5-5 शब्द दिए हुए हैं और फिर यह कहा जा रहा है कि कौन से विकल्प में जैसे दीर्घ संधि का शब्द नहीं है, कौन से विकल्प में यण स्वर संधि का शब्द नहीं है, तो वहां 4-5 शब्दों को आपको देखना होता है कि कौन सा शब्द संबंधित संधि का है या फिर नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए पहचान चाहिए। प्रत्येक संधि की एक पहचान होती है, दीर्घ की भी होती है, गुण की भी होती है, वृद्धि की भी होती है, यण की भी होती है, अयादि की भी होती है, पहचान होती है। उसको देखते ही अपने को पता लग जाता है कि इस शब्द में यह संधि है। अब देखो दोनों तरीके से अपन बात करेंगे, पहचान की भी बात करेंगे और जब शब्द दिया हुआ है तो उसकी भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पहचान की कि क्या पहचान होगी, दीर्घ संधि की क्या पहचान होगी। बिल्कुल सिंपल है, बस दिमाग लगाने की आवश्यकता है। देखो क्या पहचान है कि जहां पर भी टुकड़े होने की संभावना होती है, दीर्घ स्वर संधि के शब्दों में जहां पर भी टुकड़े होने की संभावना रहती है वो वाला स्वर हमेशा दीर्घ होता है, क्योंकि दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं, वह स्वर हमेशा दीर्घ रहेगा। अभी अपन ने जो भी उदाहरण देखे हैं आप उनमें देख सकते हैं, भानुदय में टुकड़े होने की संभावना नु के पास से है तो बड़े उ की मात्रा देखो, बड़े उ की मात्रा है वहां। महेंद्र में आप देख सकते, महिष में आप देख सकते हैं बड़े की मात्रा है। कवथनांक में आप देख सकते हैं ना, आ की मात्रा है। अर्थात जहां टुकड़े होने की संभावना बनेगी वह वाला स्वर हमेशा क्या रहेगा, दीर्घ रहेगा। अब बात करें अपन, पहचान बिल्कुल हो गई, सिंपल है। यह दीर्घ संधि की पहचान में जरूर थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है, लेकिन गुण, वृद्धि, यण, अयादि बिल्कुल अच्छे से बहुत सुपर पहचान होती है, देखते ही जान जाएंगे। और सीधी सी बात है, जब कोई शब्द नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है, 4 का नहीं है तो वह 5वीं का है ही है। फिर भी हमने इसकी पहचान बताने का प्रयास किया, बार बार उदाहरणों से अभ्यास करेंगे उतना ही आप में निखार आता जाएगा। समय अभाव के कारण यहां हम कम उदाहरणों के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। तो देखो
दूसरा तरीका कि संधि दी जाए फिर उसका क्या किया जाए, संधि विच्छेद किया जाए। जैसे एक उदाहरण से मैं बात करूं, रविंद्र, उदाहरण से मैं बात कर रहा हूं रविंद्र। ध्यान रखने की बात है कि रविंद्र में एक ही मात्रा बड़ी आएगी। अब जब बड़ी की मात्रा है तो सीधी सी बात है, दीर्घ स्वर संधि की पहचान के अनुसार जब बड़ी की मात्रा आ रही है और टुकड़े होने की संभावना भी वहीं से बन रही है, तो सीधी सी बात है संधि कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी है, दीर्घ है। अब टुकड़े इजी वे में हो जाएंगे, क्योंकि बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा विकार है और बड़ी की मात्रा विकार होता है तो प्लस के पहले भी ई होता है और प्लस के बाद में भी क्या होता है, ई होता है। तो पहला टुकड़ा तो अपने आप ही बन गया रवि। प्लस के बाद में भी अपने को ई लेना है, क्योंकि बड़ी ई विकार है, ई लेंगे तो ई न और ड्र, रवि प्लस से इंद्र। बिल्कुल सिंपल है, आराम से कर सकते हैं आप। और दूसरा उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे देख लो सभागार, देख लो, सिंपल उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। सभागार, टुकड़े होने की संभावना यहां से, ये वाला दीर्घ है, आ है। अब सीधी सी बात है कि आ विकार है तो प्लस के पहले आ रहेगा और प्लस के बाद में भी क्या रहेगा, आ रहेगा। तो करके देख लेते हैं। से भाप सब कर नहीं सकते क्योंकि सब का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। हाँ, ध्यान रखने वाली बात है कि संधि में प्लस के जो पहले और बाद में जो दो खंड होंगे, दो टुकड़े होंगे, वो हमेशा सार्थक रहने चाहिए। इसका टुकड़ा सब भी हो सकता है लेकिन सबका कोई अर्थ नहीं रहेगा, इसलिए पहला क्या टुकड़ा हो जाएगा, सभा। और आगे भी ए और आ में से ही एक लेना है, क्योंकि विकार क्या है, अविकार है, इसलिए पहले आगे क्या लेंगे, आगार लेंगे, क्योंकि अगार नहीं लेंगे, अगार का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, सभा प्लस से आगार हो जाएगा। बिल्कुल मेरे विचार से इजी वे में ये बात समझ में आ गई होगी। ऊ का भी उदाहरण ले सकते हैं, ऐसे ही बहुत सारे ऊ के भी उदाहरण है, उससे भी आप समझ जाएंगे कि जैसे है टुकड़ा तो इजी वे में आप उसको समझ सकते हैं। भाई ऊ का उदाहरण भी आप समझते हैं, जैसे आपने जो टुकड़ा किया था भानुते वाला, वही देख सकते हैं आप। ये लो भानुते का टुकड़ा ही देख लो, बड़े ऊ की मात्रा है, सीधी सी बात है, बड़े ऊ की मात्रा है, विकार है, तो प्लस के पहले क्या रहेगा, ऊ रहेगा, तो पहला टुकड़ा हो गया क्या, ये लो भानु। और बाद में भी ऊ रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये लो उदय। ये बड़ा ऊ और द ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। भानु, ऐसे भानु नहीं लिख सकते क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए भानु प्लस उदय करना पड़ रहा है। मेरे विचार से दीर्घ स्वर संधि है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।